नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पर। आज के इस वीडियो में जो हम टॉपिक कंप्लीट करेंगे वो है भारतीय अर्थव्यवस्था। यूपी ट्रिपल एस सी पीटी की परीक्षा का एक महत्वपूर्ण सेक्शन है। यहाँ से आपके हर परीक्षा में प्रश्न देखने को मिलते हैं। यूपीएसआई के लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, चाहे लेखपाल की परीक्षा हो या अन्य कोई परीक्षा हो, यहाँ सभी जगह पर भारतीय अर्थव्यवस्था से जुड़े हुए प्रश्न पूछे जाते हैं। आज हम जो टॉपिक कंप्लीट करेंगे, बैंकिंग प्रणाली, मुद्रास्फीति, एसडीआई, जीएसटी योजनाएं और इस अन्य भी योजना आयोग, नीति आयोग, ये सारे टॉपिक आज हम कंप्लीट करने वाले हैं। क्रांतियां जितनी भी हुई हैं, तो वीडियो को अंत तक देखिएगा और वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाली है। अगर जब आप वीडियो समाप्त करेंगे तो निश्चित रूप से आप इस एक कॉन्फिडेंस के साथ जाएंगे कि आपका ये टॉपिक पूरा तैयार हो गया है। अगर आप इसकी पीडीएफ पाना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिख रहे नंबर पर आप व्हाट्सएप मैसेज करिएगा, ये पूरी पीडीएफ मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। तो वीडियो को लाइक कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं आज का ये बेहतरीन टॉपिक। तो अभी हम शुरू कर रहे हैं टॉपिक अर्थव्यवस्था, ठीक है। तो भारतीय अर्थव्यवस्था पर पहुंचने से पहले कुछ बेसिक टर्म है अर्थव्यवस्था के, उनको हम समझ लेते हैं। सबसे पहले हम जाते हैं परिभाषा पे। सामाजिक विज्ञान की वह शाखा जिसमें मानव की आर्थिक गतिविधियों का अध्ययन किया जाता है, क्या कहलाती है? अर्थशास्त्र कहलाती है, यानी कि इकोनॉमिक्स। इसको इंग्लिश में अगर हम पढ़ें तो ब्रांच ऑफ सोशल साइंस दैट स्टडीज ह्यूमन इकोनॉमिक एक्टिविटीज कॉल्ड इकोनॉमिक्स। इसके जनक कौन है? एडम स्मिथ है, और इन्हीं को ही क्लासिकल अर्थशास्त्र का भी जनक कहा जाता है, फादर ऑफ क्लासिकल इकोनॉमिक्स। जो अगले हमारे व्यक्ति हैं वो हैं जॉन मेनार्ड किन्स। इन्हें समष्टि अर्थशास्त्र का जनक कहा जाता है और इन्हें आधुनिक अर्थशास्त्र का जनक भी कहा जाता है, फादर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स। याद रखिएगा दोनों। जॉन मेनार्ड किन्स ने एक किताब लिखी थी, द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी, ठीक है। तो ये किताब थी इनकी, किसकी? जॉन मेनार्ड किन्स की। कौन सी? द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी। इसी में इन्होंने समष्टि अर्थशास्त्र के बारे में बात की और वहीं से ये पूरा कहानी शुरू होती है मॉडर्न इकोनॉमिक्स की। एक और पुस्तक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार परीक्षाओं में पूछी गई है, एडम स्मिथ की द वेल्थ ऑफ नेशंस की। 1776 में प्रकाशित होती है और इसी से आपके जो अर्थशास्त्र है उसकी शुरुआत होती है अर्थव्यवस्था की। अब हम बात करते हैं अर्थशास्त्र के प्रकार की, यानी कि टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक्स की। दो तरह के होता है, एक होता है व्यष्टि अर्थशास्त्र और जिसे माइक्रो इकोनॉमिक्स कहते हैं, और दूसरा होता है समष्टि अर्थशास्त्र जिसे मैक्रो इकोनॉमिक्स कहा जाता है। तो इनको समझ लेते हैं। व्यष्टि अर्थशास्त्र को सबसे पहले समझते हैं। यह अर्थव्यवस्था की एक छोटी इकाई का अध्ययन करता है, जैसे किसी व्यक्ति, परिवार, फर्म या उद्योग का व्यवहार और निर्णय। यह मुख्य रूप से व्यक्तिगत बाजारों, कीमतों और विशिष्ट वस्तुओं और सेवाओं पर केंद्रित होता है। कौन सा? व्यष्टि अर्थशास्त्र। वहीं समष्टि अर्थशास्त्र जो होता है यह संपूर्ण अर्थव्यवस्था का अध्ययन करता है, जिसमें कुल उत्पादन, कुल रोजगार, राष्ट्रीय आय, मुद्रास्फीति और आर्थिक विकास जैसे व्यापक मुद्दे शामिल होते हैं। तो समष्टि अर्थशास्त्र क्या करता है? संपूर्ण अर्थव्यवस्था का अध्ययन करता है, और व्यष्टि अर्थशास्त्र अर्थव्यवस्था के एक यूनिट का अध्ययन करता है, एक इकाई का अध्ययन करता है। बहुत ही आसानी से आप समझ गए होंगे। अर्थव्यवस्था के जनक हैं एडम स्मिथ और समष्टि अर्थशास्त्र के जनक हैं आपके जॉन मेनार्ड किन्स, ठीक है। तो ये नाम आप याद रखेंगे, दोनों इंपॉर्टेंट है। अब हम बात करेंगे अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक, सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमिक, कई बार आपकी परीक्षाओं में आए हैं। प्राथमिक क्षेत्र कौन से होते हैं? जो प्राकृतिक संसाधन होते हैं उनके दोहन से जुड़ी समस्त गतिविधियां जो प्राथमिक क्षेत्र हैं वो आते हैं। कृषि हो गया, पशुपालन हो गया, मत्स्य पालन हो गया, खनन हो गया, उत्खनन हो गया, ये सब किसके अंतर्गत आती हैं? प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आती हैं, जहां हम कच्चा माल प्राप्त करते हैं, ठीक है। द्वितीय क्षेत्र कौन सा होता है? औद्योगिक गतिविधियां, जैसे विनिर्माण, निर्माण, गैस, विद्युत आपूर्ति, ठीक है। तो इन्हें औद्योगिक क्षेत्र के नाम से भी जाना जाता है। जितने भी विनिर्माण होते हैं, निर्माण होते हैं, गैस, विद्युत आपूर्ति, ये सब किसके अंदर आते हैं? सेकेंडरी जो आपका क्षेत्र होते हैं उनके अंतर्गत आते हैं, द्वितीयक सेक्टर के अंतर्गत, ठीक है, जहां पे हम कुछ बनाते हैं। तृतीयक जो आपका टर्सरी होता है वो विभिन्न प्रकार की सेवाएं, जैसे बीमा, बैंकिंग, रियल एस्टेट, परिवहन, संचार, तो इसको सेवा क्षेत्र के नाम से भी जाना जाता है, जहां पर सेवाएं दी जाती हैं। क्या दी जाती हैं? सेवाएं। ये तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है। अगर हम चतुर्थक क्षेत्र के अंतर्गत बात करें तो शिक्षा, खोज, अनुसंधान, ये सब क्या होता है? एजुकेशन, डिस्कवरी, रिसर्च, ये आपका
चतुर्थक क्षेत्रक के अंतर्गत आता है। अगर पांचवा क्षेत्रक की बात करें इकोनॉमी की, तो इसमें उच्च किस्म की सेवाएं, जैसे जो आपके हाई लेवल के अधिकारी होते हैं, कंपनियों के वरिष्ठ प्रबंधक होते हैं, कानूनी सलाहकार होते हैं, ये सब पंचक क्षेत्रक के अंतर्गत आते हैं इकोनॉमी के। अब हम बात करेंगे राज्य की भूमिका के आधार पर अर्थव्यवस्था का वर्गीकरण। एक होता है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, दूसरी होती है समाजवादी अर्थव्यवस्था और तीसरी होती है मिश्रित अर्थव्यवस्था। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में क्या होता है? उत्पादन एवं वितरण संसाधनों पर निजी क्षेत्र का स्वामित्व। उदाहरण अमेरिका, ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था। क्या होता है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में? जितना भी उत्पादन हो रहा है और उसका डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, उस पर प्राइवेट बॉडी, जैसे आपका अभी जियो है ना, तो जियो एक प्राइवेट कंपनी है, तो उसका पूरा नियंत्रण नहीं है, लेकिन क्योंकि यहां पर एक सरकारी कंपनी है बीएसएनएल, अमेरिका में सब प्राइवेट है, तो क्या है, ये पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कहलाती है, जहां पर पूरा उत्पादन और वितरण प्राइवेट कंपनियों के नियंत्रण में होता है। समाजवादी अर्थव्यवस्था क्या होती है? उत्पादन एवं वितरण साधनों पर राज्य का स्वामित्व। उदाहरण क्यूबा, उत्तरी कोरिया की अर्थव्यवस्था, जहां पर वो अर्थव्यवस्था जहां पर उत्पादन पर भी सरकारी नियंत्रण है और उसके डिस्ट्रीब्यूशन पर भी सरकारी नियंत्रण है, वो क्यूबा, उत्तरी कोरिया, वो समाजवादी अर्थव्यवस्था कहलाती है कि उत्पादन भी हम करेंगे और उसका वितरण भी हम करेंगे। जैसे आपके जितने भत्ते मिलते हैं, बेरोजगारी भत्ता, पेंशन, ये सब समाजवादी अर्थव्यवस्था से लिए जाते हैं कि सरकार बांट रही है। ठीक है, क्या कर रही है? सरकार वितरण कर रही है। अब हम बात करेंगे मिश्रित अर्थव्यवस्था की, यानी कि मिक्स्ड इकोनॉमी की। पूंजीवादी और समाजवादी दोनों अर्थव्यवस्थाओं की विशेषता मौजूद होती है। उदाहरण के तौर पर भारत की अर्थव्यवस्था, ठीक है, भारत की अर्थव्यवस्था मिश्रित अर्थव्यवस्था है, यह बात आप ध्यान रखेंगे। यहां पर आपको हर सेक्टर में सरकारी बॉडी भी दिखेगी और प्राइवेट बॉडी भी आपको देखने को मिल जाएगी। ठीक है, चाहे खाद हो, चाहे आपका डीजल पेट्रोल हो, चाहे आपका टेक्नोलॉजी हो, जैसे आप भीम यूपीआई आपका ऐप है, उसी तरह गूगल भी आपको देखने को मिलेगा यूपीआई ऐप, और अमेजन का भी है, पेटीएम का भी है, फोन पे का भी है। बीएसएनएल है, जियो है, बीएसएनएल सरकारी कंपनी है, जियो एयरटेल प्राइवेट कंपनी है, वीआई प्राइवेट कंपनी है। अन्य चीजों में भी आपको मिश्रित अर्थव्यवस्था देखने को मिलती है, जैसे एचएएल हो गया, डीआरडीओ हो गया, ये सरकारी कंपनियां हैं। वहीं प्राइवेट कंपनियां भी हैं जो आपका सैनिक जो अस्त्र हैं, शस्त्र हैं, उनका निर्माण कर रही हैं। अब हम बात करेंगे आर्थिक समृद्धि और आर्थिक विकास की। इनमें क्या अंतर है? इकोनॉमिक ग्रोथ एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। आर्थिक समृद्धि क्या होती है, सबसे पहले उसकी बात कर लेते हैं। इकोनॉमिक ग्रोथ, किसी अर्थव्यवस्था में वस्तुओं एवं सेवाओं के उत्पादन में वृद्धि को आर्थिक समृद्धि कहते हैं। यह मात्रात्मक होती हैं, संकेतक इनके होते हैं जीडीपी, जीएनपी, प्रति व्यक्ति आय आदि। ठीक है, आर्थिक समृद्धि आपको देखने को मिलती है जो आपकी विकासशील देश होते हैं, वहां पर आपको आर्थिक समृद्धि देखने को मिलती है, जैसे भारत हो गया, चीन हो गया। किसी अर्थव्यवस्था में वस्तुओं एवं सेवाओं के उत्पादन में वृद्धि को आर्थिक समृद्धि कहते हैं। यह मात्रात्मक होती है, जीडीपी बढ़ रही है, जीएनपी बढ़ रही है, प्रति व्यक्ति आय बढ़ रही है, ये क्या है? ये आर्थिक समृद्धि को दर्शाते हैं। लेकिन आर्थिक विकास क्या है? आर्थिक विकास लोगों के जीवन में आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, गुणात्मक एवं मात्रात्मक परिवर्तन से है। संकेतक कौन है? मानव विकास सूचकांक एसडीआई, इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। जीवन की भौतिक गुणवत्ता सूचकांक पीक्यूएलआई, तो ये सब क्या दिखाते हैं? आर्थिक विकास दिखाते हैं। यहां पर आपको जीडीपी, जीएनपी बहुत लोअर रेट से बढ़ती हुई दिख रही होती है, पर कैपिटा इनकम बहुत लोअर रेट से बढ़ती हुई दिख रही होती है, लेकिन अन्य चीजें सांस्कृतिक, सामाजिक, आर्थिक जो आपके एसडीआई है वो बहुत ही स्टेबल होता है। ये डेवलप्ड कंट्रीज में होता है, जैसे ब्रिटेन हो गया, स्विट्जरलैंड हो गया, यूएसए हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया। यहां पर आपको विकास जो ग्रोथ रेट है, जापान हो गया, बहुत धीमी दिखती है, लेकिन यहां पर आर्थिक विकास है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट है। ठीक है, तो जो विकसित देश है वहां पर आर्थिक विकास देखने को मिलता है, और जो विकासशील देश है वहां पर आर्थिक समृद्धि देखने को मिलती है। चीजें बढ़ती हुई दिखती हैं, लेकिन सबके पास उपलब्ध नहीं होती हैं। अब हम बात करेंगे मानव विकास सूचकांक की, जिसकी हम बात कर रहे थे, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की। प्रतिपादक कौन है? महबूब उल हक है, पाकिस्तानी अर्थशास्त्री। बताइए, यहां पर पाकिस्तान में कोई इतना पढ़ा लिखा व्यक्ति भी पैदा हो सकता है जो मानव विकास सूचकांक जैसे जटिल मुद्दे पर बात कर सकता है, जहां पर सिर्फ आतंकवाद सिखाया जाता हो, नफरत करना सिखाया जाता हो दूसरे धर्म के लोगों से। ठीक है, तो मानव विकास सूचकांक क्या है? प्रतिपादक कौन है इसके? महबूब उल हक है, पाकिस्तानी अर्थशास्त्री हैं, और जारी करता है संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यूएनडीपी। ठीक है,
यूएनडीपी इसको जारी करता है, मानव विकास सूचकांक को, जिसको एसडीआई शॉर्ट में कहते हैं। सर्वप्रथम जारी किया गया था वर्ष 1990 में। इसके 3 आयाम होते हैं, कई बार परीक्षाओं में पूछे गए हैं। एसडीआई के 3 आयाम कौन कौन से हैं? स्वास्थ्य है, शिक्षा है, जीवन स्तर है। ये सभी 3 आयाम है किसके? एसडीआई के। संकेतक कौन होते हैं? इनके बारे में भी परीक्षा में पूछा गया है। इनके 4 संकेतक होते हैं। जन्म के समय जीवन प्रत्याशा, स्कूल अवधि के अनुमानित वर्ष, स्कूल अवधि के औसत वर्ष और प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय कितनी है। ये एसडीआई के संकेतक होते हैं। ठीक है, संकेतक और आयाम में आपको डिफरेंस करना होगा। आयाम है स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर। ठीक है, और संकेतक है जन्म के समय जीवन प्रत्याशा, स्कूल अवधि के अनुमानित वर्ष, स्कूल अवधि के औसत वर्ष और प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय। अब हम बात करेंगे एसडीआई 2025 की रिपोर्ट की। भारत की रैंक इसमें 193 देशों में 130 थी। रिपोर्ट का शीर्षक था द मैटर ऑफ चॉइस, पीपल एंड पॉसिबिलिटीज इन द एज ऑफ एआई। ठीक है, अ मैटर ऑफ चॉइस, पीपल एंड पॉसिबिलिटीज इन द एज ऑफ एआई, ये इसका शीर्षक था। और इसको किसने जारी किया था? संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यानी कि यूएनडीपी ने। भारत पर टिप्पणी की गई है। रिपोर्ट में कहा गया है कि यद्यपि भारत ने निरंतर प्रगति की है, फिर भी असमानता उसके मानव विकास उपलब्धियों को कमजोर कर रही है। क्या असमानता है भारत में? ये आपको हर जगह देखने को मिलेगी। बड़ा शहर हो या छोटा शहर हो, गांव हो, हर जगह आपको वो असमानता देखने को मिलती है। यही रिपोर्ट में बताया गया है। मानव विकास रिपोर्ट 2025 की मुख्य विशेषताएं क्या हैं? वैश्विक मानव विकास की अवरुद्ध प्रगति। वैश्विक मानव विकास सूचकांक में वर्ष 1990 के बाद से सबसे नगण्य वृद्धि दर्ज की गई है, 2020-21 के संकट वर्षों को छोड़कर। कोविड पूर्व रुझान। यदि कोविड पूर्व रुझान जारी रहते तो अधिकांश देश वर्ष 2030 तक बहुत उच्च मानव विकास स्तर तक पहुंच सकते थे, लेकिन अब इसमें कई दशक की देरी होने की संभावना है। तो कोविड ने काफी कुछ बर्बाद किया है लोगों के घरों में, देशों में। अब बात करते हैं शीर्ष और निम्न रैंक की। आइसलैंड यहां पर 0.972 के मानव विकास सूचकांक के साथ पहले स्थान पर रहा, जबकि दक्षिण सूडान 0.388 के एसडीआई के साथ अंतिम स्थान पर रहा। ठीक है, तो ये शीर्ष और निम्न अंक है किसकी? एसडीआई सूचकांक की। आइसलैंड प्रथम पर था, दक्षिण सूडान सबसे नीचे था और भारत 130 पे था। अब हम बात करेंगे भारत में नियोजन के इतिहास की। हिस्ट्री ऑफ प्लानिंग इन इंडिया। ठीक है, जो योजनाएं बनी हैं उनके नियोजन कैसे हुआ है, जो उनका इतिहास क्या रहा है, उनके बारे में बात करने वाले हैं। भारत में आर्थिक नियोजन यानी कि इकोनॉमिक प्लानिंग का एक लंबा इतिहास रहा है, जिसने देश के विकास में दिशा दी है। सबसे पहले आते हैं एम विश्वेश्वरैया। ये भारतीय नियोजन के जनक कहलाते हैं, फादर ऑफ इंडियन प्लानिंग। उन्होंने अपनी पुस्तक प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया में एक 10 वर्षीय योजना प्रस्तुत की थी। ठीक है, तो एम विश्वेश्वरैया जो थे उन्होंने भारतीय नियोजन के जनक कहे जाते हैं। उन्होंने एक पुस्तक लिखी प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया, इसमें उन्होंने एक 10 वर्षीय योजना प्रस्तुत की थी। फिर आते हैं राष्ट्रीय नियोजन समिति पर। इसका गठन हुआ था वर्ष 1938 में। गठन किया गया सुभाष चंद्र बोस द्वारा और इसके अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू। बॉम्बे प्लान प्रस्तुत हुआ वर्ष 1944 में। प्रस्तुत किया गया जीडी विड़ला के द्वारा, जेआरडी टाटा के द्वारा, कस्तूरभाई लालभाई के द्वारा और आदि जो प्रमुख उद्योगपति थे, उन्होंने ये प्लान प्रस्तुत किया। इसका उद्देश्य भारत के लिए एक सुनियोजित अर्थव्यवस्था का प्रस्ताव करना था। फिर आती है जनवादी योजना, प्रस्तुत की गई वर्ष 1945 में और इसको प्रस्तुत किया था एमएन रॉय ने। फिर आते हैं गांधीवादी योजना, प्रस्तुत किया 1944 में श्रीमन नारायण द्वारा। यह ग्रामीण विकास और कुटीर उद्योगों पर केंद्रित था। गांधी सदैव ग्रामीण विकास और कुटीर उद्योग पर केंद्रित थे और वही इस योजना में बताया गया। फिर आती है सर्वोदय योजना, जिसको प्रस्तुत किया जयप्रकाश नारायण ने वर्ष 1950 में। यह गांधीवादी और सर्वोदय सिद्धांतों पर आधारित थी। फिर बनता है राष्ट्रीय नियोजन बोर्ड। गठन होता है वर्ष 1946 में। इसकी सिफारिश करते हैं केसी नियोगी। ठीक है, केसी नियोगी की सिफारिश पर योजना आयोग का गठन किया गया। अब हम बात करेंगे योजना आयोग की, यानी कि प्लानिंग कमीशन। गठन तिथि थी 15 मार्च 1950। गठन कैसे हुआ? कैबिनेट के एक प्रस्ताव द्वारा इसका गठन किया गया। यह एक गैर संवैधानिक निकाय था, यानी कि एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, यानी इसका उल्लेख संविधान में कहीं पर भी नहीं था। भंग कब किया गया? अगस्त 2014 में भंग किया गया और उसके स्थान पर नीति आयोग को लाया गया।
पहले अध्यक्ष कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। भारत के प्रधानमंत्री हमेशा योजना आयोग के पदेन अध्यक्ष होते थे। पहले उपाध्यक्ष कौन थे? गुलजारी लाल नंदा थे। तो जो योजना आयोग बना उसके पहले उपाध्यक्ष गुलजारी लाल नंदा थे और अंतिम उपाध्यक्ष मोंटेक सिंह अहलूवालिया थे। कौन? मोंटेक सिंह अहलूवालिया इसके अंतिम उपाध्यक्ष थे। अंतिम जो अध्यक्ष थे वो जाहिर सी बात है जो अंतिम प्रधानमंत्री रहे उस समय वो रहे होंगे। ठीक है। गठन की सिफारिश केसी नियोगी समिति के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा? गठन की सिफारिश केसी नियोगी समिति के द्वारा की गई थी। अब बात करेंगे हम पंचवर्षीय योजनाओं की। ठीक है, 5 ईयर प्लान के बारे में। प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 से 1956 तक लागू रही। इसका मुख्य उद्देश्य था कृषि विकास, खाद्य सुरक्षा और मुद्रास्फीति नियंत्रण। मॉडल कौन सा था? हेरोल्ड डोमर मॉडल। कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है कि प्रथम पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी, तो हेरोल्ड डोमर मॉडल पर यह आधारित थी। विकास दर की अगर बात की जाए तो लक्ष्य था 2.1% और प्राप्त किया गया 3.6%। यह लक्ष्य से अधिक प्राप्त की गई पहली पंचवर्षीय योजना थी। यहां पर कुछ परियोजनाएं शुरू की गई, उनमें से भागड़ा नागल बांध परियोजना, दामोदर घाटी परियोजना और हीराकुंड बांध परियोजना शामिल थी। संबंधित क्षेत्र जिन पर जोर दिया गया है कृषि, सिंचाई और ऊर्जा। फिर बात करते हैं द्वितीय पंचवर्षीय योजना के बारे में जो 1956 से 1961 तक लागू होती है। मुख्य उद्देश्य इसका था तीव्र औद्योगिकीकरण, भारी उद्योगों का विकास। तो भारी उद्योगों का विकास करना और रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन करना इसका मुख्य उद्देश्य था। मॉडल था इसका पीसी महाल नोबिस मॉडल। कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है, इसको याद करिएगा। विकास दर का लक्ष्य था 4.5% और प्राप्त किया गया 4.27%। लक्ष्य के लगभग करीब पहुंच गए थे। तो प्रमुख योजनाएं क्या थी यहाँ पर? भिलाई, दुर्गापुर और राउरकेला में इस्पात संयंत्रों की स्थापना की गई। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र बार की स्थापना की गई। संबंधित क्षेत्र पर जोर दिए गए वो थे औद्योगिक क्षेत्र, विशेष रूप से भारी उद्योग क्षेत्रों पर जोर दिया गया। किसमें? द्वितीय पंचवर्षीय योजना में 1956 से लेकर 1951 तक। अब हम बात करेंगे तृतीय पंचवर्षीय योजना की। 1961 से 1966 तक ये चलती है। अर्थव्यवस्था को आत्मनिर्भर बनाना और स्वयं स्फूर्त विकास की स्थिति में लाना इसका उद्देश्य था। इसका मॉडल था जॉन डब्ल्यू मिलर और एस चक्रवर्ती के इनपुट आउटपुट मॉडल पर आधारित थी, यानी कि आगत निर्गत मॉडल पर यह आधारित थी। सबसे धक्का लगा था इस योजना में क्योंकि यहां पर लक्ष्य रखा गया था 5.26% और जिसको पाया गया सिर्फ 2.8%। लक्ष्य था 5.6% विकास दर का, लेकिन प्राप्त हुआ मात्र 2.8%। प्रमुख परियोजनाएं जो यहां पर देखने को मिलती हैं वो हरित क्रांति की शुरुआत का प्रयास किया गया, हालांकि इसका व्यापक प्रभाव बाद में दिखा। पंचायत चुनावों की शुरुआत की गई। संबंधित क्षेत्र जिन पर जोर दिया गया वो थे कृषि और उद्योग दोनों पर। लेकिन चीन भारत युद्ध 1962 और भारत पाकिस्तान युद्ध 1965 के कारण ये पूरी योजना विफल हो गई। यहां पर ध्यान दिया ही नहीं जा सका क्योंकि ध्यान पूरा बॉर्डर पर रहा। 62 में चीन के साथ युद्ध हुआ और 65 में पाकिस्तान के साथ युद्ध देखने को मिलता है। तो फिर आता है योजना अवकाश 1966 से 1969 तक चलता है। यहां पर 3 वार्षिक योजनाएं लागू की जाती हैं। भारत पाकिस्तान युद्ध और सूखे के कारण उत्पन्न आर्थिक संकट पैदा हुआ और मुद्रा का अवमूल्यन हुआ। ठीक है, डेवल्यूएशन ऑफ करेंसी। उद्देश्य था अर्थव्यवस्था को स्थिरता प्रदान करना इन तीनों वार्षिक योजनाओं का। कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है कि योजना अवकाश कब आता है, प्लान हॉलिडे, तो 1966 से 1969 तक आता है। अब हम बात करेंगे चौथी पंचवर्षीय योजना की जो 1969 से 1974 तक चलती है। मुख्य उद्देश्य था इसका स्थिरता के साथ विकास और आत्मनिर्भरता की प्राप्ति। मॉडल था अशोक रुद्र, एलएस मान और एएस मन्हास द्वारा तैयार किया गया। विकास दर का लक्ष्य था 5.7% और प्राप्त किया गया 3.3%। यह भी लक्ष्य से काफी कम था। प्रमुख परियोजनाएं जो शुरू की गई, 14 प्रमुख भारतीय बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया 1969 में। कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है। हरित क्रांति का विस्तार किया गया, परिवार नियोजन कार्यक्रम लागू किया गया। संबंधित क्षेत्र पर जोर दिया गया, कृषि और सिंचाई, न्याय के साथ विकास। अगली जो पंचवर्षीय योजना है वो 5वीं है जिसका समय काल था 1974 से 1979। बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार परीक्षाओं में पूछी गई है क्योंकि यहां पर गरीबी उन्मूलन का नारा दिया गया और आत्मनिर्भरता की प्राप्ति। लेकिन जो सबसे प्रमुख चीज थी फोकस में वो थी गरीबी उन्मूलन, गरीबी हटाओ। ये डीपी धर मॉडल पर लागू हुई योजना थी। विकास दर का लक्ष्य रखा गया 4.4%
और प्राप्त किया गया 4.8%। ठीक है। प्रमुख परियोजनाएं कौन थी? न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम था, रोजगार गारंटी योजना था, संबंधित क्षेत्र पर जोर, गरीबी हटाओ पर विशेष बल दिया गया। जनता पार्टी सरकार ने इसे 1978 में, एक साल पहले ही समाप्त कर दिया गया था। ठीक है। तो 1974 से 1979 के बीच में देश में इमरजेंसी भी लगती है और बहुत ही ज्यादा परिवर्तन होते हैं राजनीतिक रूप से, इसलिए 1978 में इसको एक साल पहले ही सरकार बदलने की वजह से समाप्त कर दिया गया। फिर आता है रोलिंग प्लान, जो 1978 से 1980 तक चलता है। यह जनता पार्टी सरकार द्वारा लागू किया गया था। पिछली योजना की कठोरता को दूर करना और अधिक लचीलापन लाना, ठीक है, फ्लेक्सिबिलिटी लाना प्लानिंग में, वो किया गया रोलिंग प्लान के द्वारा 1978 से 1980 तक। इसमें हर साल एक नई योजना बनती थी जिसमें पिछले साल के प्रदर्शन का आकलन किया जाता था। अब हम बात करेंगे छठी पंचवर्षीय योजना की 1980 से 1985। यहां पर भी जो उद्देश्य रखे गए वो गरीबी उन्मूलन था और औद्योगिक विकास था। लेकिन जब भी परीक्षा में पूछा जाता है गरीबी हटाओ का नारा किस योजना के अंतर्गत दिया गया, तो वो योजना थी आपकी पांचवी पंचवर्षीय योजना। यह भी इनपुट आउटपुट मॉडल पर आधारित थी। विकास दर का लक्ष्य रखा गया 5.2% और प्राप्त हुआ 5.7%, लक्ष्य से अधिक। प्रमुख परियोजनाएं कौन थी? एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम यानी कि IRDP, इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम यानी कि नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम। नाबार्ड की स्थापना होती है वर्ष 1982 में। इसका मुख्यालय कहां पर है आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है। संबंधित क्षेत्र पर जोर, आर्थिक उदारीकरण की शुरुआत की गई और गरीबी उन्मूलन पर इसका जोर था। जो अगली पंचवर्षीय योजना है आपकी वो है सातवीं पंचवर्षीय योजना, 1985 से 1990 तक ये लागू होती है। प्रमुख उद्देश्य होता है इसका उत्पादकता बढ़ाना, रोजगार सृजन, सामाजिक न्याय। तीन इसके उद्देश्य होते हैं, उत्पादकता बढ़ाना, रोजगार का सृजन करना और सामाजिक न्याय यानी कि सोशल जस्टिस लाना। मॉडल था आधुनिकीकरण, आत्मनिर्भरता और सामाजिक न्याय का। विकास दर का लक्ष्य रखा गया 5% और प्राप्त किया गया 6%, लक्ष्य से अधिक। प्रमुख परियोजनाएं क्या थी? जवाहर रोजगार परियोजना, इंदिरा आवास योजना। ठीक है, जवाहर रोजगार योजना और इंदिरा आवास योजना ये शुरू की गई थी। संबंधित क्षेत्र पर जोर दिया गया, भोजन, कार्य और उत्पादकता, ये तीन क्षेत्रों पर जोर दिया गया। फूड, वर्क और प्रोडक्टिविटी की योजना के अंतर्गत, सातवीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत। फिर आती है वार्षिक योजनाएं, एनुअल प्लान्स, 1990 से 1992 तक। अवधि थी जो आपकी ये 1990 से 1992 थी। आर्थिक अस्थिरता थी, राजनीतिक उथल पुथल के कारण केंद्र में तेजी से सरकारें बदलती हैं। यहाँ पर प्रधानमंत्री बहुत कम कम समय के लिए बनते हैं। एक प्रधानमंत्री बनते हैं जो कभी संसद ही नहीं पहुंच पाते हैं, उससे पहले उनकी सरकार गिर जाती है। विदेशी मुद्रा संकट होता है, फॉरेक्स क्राइसिस, भुगतान संतुलन की समस्या होती है। उद्देश्य था आर्थिक स्थिरता प्राप्त करना और सुधारों की तैयारी करना। अब हम बात करेंगे आठवीं पंचवर्षीय योजना के बारे में, जो वर्ष 1992 से 1997 तक लागू होती है। मुख्य उद्देश्य इसका होता है मानव संसाधन विकास और उदारीकरण के बाद आर्थिक सुधारों का बढ़ावा देना। मॉडल है जॉन डब्ल्यू मिलर और विकास दर का लक्ष्य था 5.6% और प्राप्त किया गया 6.8%, यानी कि लक्ष्य से अधिक। प्रमुख परियोजनाएं यहां पर देखने को मिलती हैं, प्रधानमंत्री रोजगार योजना, पंचायती राज संस्थानों को संवैधानिक दर्जा देना 1993 में जो दिया जाता है। ठीक है, तो वो भी आप पढ़िएगा। संबंधित क्षेत्र पर जोर दिया गया, मानव विकास पर जोर, निजी क्षेत्र की भूमिका में वृद्धि। अब हम बात करेंगे नौवीं पंचवर्षीय योजना की, जो 1997 से 2002 तक चलती है। मुख्य उद्देश्य है इसका सामाजिक न्याय और समानता के साथ विकास, ग्रोथ विद सोशल जस्टिस एंड इक्वलिटी। इनपुट आउटपुट मॉडल पर यह आधारित थी। विकास दर का लक्ष्य था 7.1% और प्राप्त किया गया 5.6%, लक्ष्य से कम थी ये। प्रमुख परियोजनाएं यहां पर स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। ठीक है, स्वर्ण जयंती योजना यहां पर इसलिए शुरू की गई क्योंकि आपको लगभग 50 वर्ष आपके पूरे हो रहे थे देश के आजाद हुए, तो वहां से आपका गोल्डन जुबली, ठीक है, 50 को गोल्डन जुबली बोलते हैं, तो वहां पर स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना शुरू की गई थी। संबंधित क्षेत्र पर जोर, गरीबों को सशक्त बनाना, न्यायपूर्ण समाज। तो ये एक ट्रिक आपकी बन जाती है, अगर आपको 1947 याद रहता है तो 50 साल जोड़ देंगे तो आप बड़ी आसानी से, आपकी नौवीं पंचवर्षीय योजना निकलती है 1997 से 2002, जिसमें स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना शुरू की गई थी। कई बार परीक्षाओं में पूछी गई है। SJGSY, देखिए ये शॉर्ट फॉर्म भी याद रखिएगा, कई बार परीक्षाओं में शॉर्ट फॉर्म देकर आपके योजना का पूरा नाम पूछा गया है।
अब हम बात करेंगे 10वीं पंचवर्षीय योजना के बारे में। 2002 से 2007 तक ये चलती है। मुख्य उद्देश्य था इसका गरीबी और बेरोजगारी को कम करना, प्रति व्यक्ति आय को अगले 10 वर्ष में दोगुना करना। व्यापक विकास रणनीति मॉडल पर यह योजना लागू की गई। विकास दर का लक्ष्य रखा गया 8% और लक्ष्य प्राप्त किया गया 7.6%। लगभग लक्ष्य प्राप्त कर ही लिया था। प्रमुख परियोजनाएं यहां पर देखने को मिलती हैं। सर्व शिक्षा अभियान और राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन NRHM। संबंधित क्षेत्र पर जोर दिया गया समावेशी विकास। ठीक है, फिर बात करते हैं 11वीं पंचवर्षीय योजना के बारे में। यहां पर एक योजना और भी चालू होती है, वो आप ध्यान रखिएगा, नरेगा की। ठीक है, नरेगा, ये नरेगा योजना आपकी 2006 में चालू होती है। ठीक है, फिर बात करते हैं 11वीं पंचवर्षीय योजना की, जो 2007 से 12 तक चलती है। मुख्य उद्देश्य इसका था तीव्र और अधिक समावेशी विकास। ये डॉक्टर सी रंगराजन के नेतृत्व में मॉडल इसका बनाया गया था और उसे लागू किया गया था। विकास दर का लक्ष्य रखा गया 9%, बाद में इसे 8.1% संशोधित किया गया और प्राप्त लक्ष्य था 8.0%। प्रमुख परियोजनाएं कौन सी थी? राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन और महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम। ठीक है, तो जो आपकी नरेगा थी उसको मनरेगा करके और उसका अधिनियम बनाया गया वर्ष 2009 में। ठीक है, 2 अक्टूबर 2009 में इसको लागू किया गया था। किसको? महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम को। शिक्षा, स्वास्थ्य और बुनियादी ढांचा इसका मुख्य फोकस केंद्र थे। अगली जो योजना आती है आपकी 12वीं पंचवर्षीय योजना, 2012 से 2017 तक ये चलनी थी। मुख्य उद्देश्य था इसका तीव्र, अधिक समावेशी और सतत विकास। योजना आयोग द्वारा विकसित की गई। विकास दर का लक्ष्य रखा गया 8%, प्राप्त किया गया 6.9%, जो कि औसत लक्ष्य से कम था। प्रमुख परियोजनाएं कौन सी थी? प्रधानमंत्री जनधन योजना, ये आपकी बाद में आती है 2014 में। स्वच्छ भारत मिशन, ये आपकी 2014 में आती है। मेक इन इंडिया ये आपकी 2014 में आपको देखने को मिलती है, मेक इन इंडिया। तो ये तीनों योजनाएं आपकी 2014 में नई सरकार बनने के बाद लागू होती हैं। संबंधित क्षेत्र पर जोर दिया गया जो थे सभी क्षेत्रों में विकास, गरीबी में कमी, स्वास्थ्य, शिक्षा और पर्यावरण संरक्षण। यह अंतिम पंचवर्षीय योजना थी जो योजना आयोग के द्वारा बनाई गई थी, क्योंकि 2014 में फिर योजना आयोग को भंग कर दिया गया था। उसके बाद होता है नीति आयोग का गठन। तो नीति आयोग का गठन होता है 1 जनवरी 2015 को। कब होता है? 1 जनवरी 2015 को इसका गठन होता है। किसकी जगह बनाया गया? योजना आयोग यानी कि प्लानिंग कमीशन की जगह पर यह बनाया गया। इसकी भूमिका क्या थी? देश का प्रमुख थिंक टैंक था। यह भारत सरकार का एक नीति थिंक टैंक था। पूरा नाम इसका है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ठीक है, नीति आयोग का पूरा नाम क्या है? नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। 1 जनवरी 2015 को इसे लागू किया गया योजना आयोग के स्थान पर। गठन इसका केंद्रीय कैबिनेट के एक प्रस्ताव द्वारा किया गया। यह एक गैर संवैधानिक निकाय है। ठीक है, अध्यक्ष इसका होता है भारत का प्रधानमंत्री, पदेन अध्यक्ष होता है। ठीक है, और उपाध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्त व्यक्ति। ये कैबिनेट मंत्री का दर्जा रखते हैं। शासी परिषद होती है किसमें? सभी राज्यों के मुख्यमंत्री और केंद्र शासित प्रदेशों के राज्यपाल या प्रशासक इसमें शामिल होते हैं। पूर्णकालिक सदस्य कौन होते हैं? अधिकतम 5 पूर्णकालिक सदस्य होते हैं। अंशकालिक सदस्य अधिकतम 2 होते हैं। पदेन सदस्य कौन होते हैं? भारत सरकार के 4 केंद्रीय मंत्री प्रधानमंत्री द्वारा ये नामित होते हैं। विशेष आमंत्रित कौन होते हैं? विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञ प्रधानमंत्री द्वारा नामित किए जाते हैं। मुख्य कार्यकारी अधिकारी होता है जिसे CEO कहा जाता है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। केंद्र सरकार का सचिव स्तरीय अधिकारी इसमें शामिल किया जाता है। उपाध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्त व्यक्ति। वर्तमान में सुमन के वेरी हैं और पहले उपाध्यक्ष थे अरविंद पनगड़िया। ठीक है, पहले उपाध्यक्ष कौन थे नीति आयोग के? अरविंद पनगड़िया। योजना आयोग में से अंतर क्या है नीति आयोग में? नीति निर्धारण। नीति आयोग एक सलाहकार थिंक टैंक है, जबकि योजना आयोग आदेश देने वाला निकाय था। यह योजना बनाता था और योजना आयोग कहता था इस प्रकार से लागू करो, जबकि नीति आयोग क्या कहता है? सलाह देता है कि हम इस प्रकार से कर सकते हैं। संरचना। नीति आयोग में राज्यों की अधिक भागीदारी है। संचालन परिषद, जबकि योजना आयोग में यह कम थी। नीति आयोग बॉटम अप दृष्टिकोण अपनाता है, जबकि योजना आयोग टॉप डाउन दृष्टिकोण अपनाता था। नीति आयोग के पास धन आवंटित करने की शक्ति नहीं है, जबकि योजना आयोग के पास यह शक्ति थी। नीति आयोग सहकारी संघवाद पर केंद्रित था, जबकि योजना आयोग संघवाद पे केंद्रित था। हरित क्रांति के बारे में अब हम बात करेंगे और वीडियो को जरूर लाइक कर लीजिएगा। चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, अंत तक जरूर देखिएगा। तो हरित क्रांति का शब्द जो है उसे सबसे पहले प्रयोग किया विलियम गेड ने। ठीक है,
जनक कौन है? विश्व में नॉर्मन ई बोरलॉग है। कौन है? नॉर्मन ई बोरलॉग विश्व में इसके जनक हैं। अमेरिकी कृषि वैज्ञानिक हैं ये। उन्हें उनके काम के लिए नोबेल शांति पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। किसको? नॉर्मन ई बोरलॉग हरित क्रांति के विश्व में जनक है। भारत में जनक इसका एम.एस. स्वामीनाथन को माना जाता है। किसको? एम.एस. स्वामीनाथन को भारत में हरित क्रांति का जनक माना जाता है, जिसको ग्रीन रिवॉल्यूशन के नाम से भी जाना जाता है। भारत को 15 कृषि जलवायु क्षेत्रों और 20 कृषि पारिस्थितिक क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। भारत में शुरुआत होती है 1966-67 से हरित क्रांति की। इसका उद्देश्य भारत को खाद्यान्न में आत्मनिर्भर बनाना था। मुख्य घटक क्या थे? बेहतर गुणवत्ता वाले बीज, यानी कि हाई यील्डिंग वैरायटीज। ठीक है, तो HYV बीज, ठीक है, इनको आप ध्यान रखिएगा। HYV रासायनिक उर्वरक, कीटनाशक, खरपतवार नाशक, सिंचाई सुविधाओं का विस्तार और ऋण सुविधाएं। जो आपका किसान क्रेडिट कार्ड देखने को मिलता है वो ऋण सुविधाओं के अंतर्गत आता है। भारत में प्रारंभिक क्षेत्र पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश थे। ये क्षेत्र बेहतर सिंचाई सुविधाओं और किसानों की ग्रहणशीलता के कारण चुने गए। यहाँ के किसान थोड़े पहले से मजबूत थे और यहाँ पर बेहतर सिंचाई सुविधाएं थीं, इसलिए इन क्षेत्रों को हरित क्रांति के लिए सबसे पहले चुना गया। सकारात्मक प्रभाव क्या देखने को मिले? कृषि उत्पादन में उल्लेखनीय वृद्धि हुई। खाद्यान्न आत्मनिर्भरता प्राप्त हुई, जिससे आयात पर निर्भरता कम हुई। गेहूं और चावल के उत्पादन में अधिकतम वृद्धि देखने को मिली। फसल पैटर्न में बदलाव, नकदी फसलों की तुलना में खाद्यान्न फसलों को अधिक प्राथमिकता मिली। इसके नकारात्मक प्रभाव भी कुछ थे। अत्यधिक जल दोहन होने लगा, भूजल स्तर काफी तेजी से नीचे चला गया, मिट्टी का लवणीकरण हुआ और उर्वरता में कमी आई, क्योंकि इतना ज्यादा पेस्टिसाइड उसमें पड़ रहा था। और क्षेत्रीय असमानताएं बढ़ी, क्योंकि क्रांति का लाभ केवल कुछ ही क्षेत्रों को मिला। तो हरित क्रांति का एक बार रिवीजन कर लेते हैं। हरित क्रांति का जो शब्द है वो विलियम गैड ने दिया। विश्व में इसके जनक कहे जाते हैं नॉर्मन ई बोरलॉग। ये अमेरिकी साइंटिस्ट थे, इन्हें नोबेल पुरस्कार मिला। भारत में हरित क्रांति के जनक एम.एस. स्वामीनाथन थे। ठीक है, भारत में इसकी शुरुआत होती है 1966-67 में। इसके जो मुख्य घटक था वो HYV बीज थे। कौन से थे बीज? HYV हाई यील्डिंग वैरायटीज बीज। ठीक है, बेहतर गुणवत्ता वाले बीज। जो प्रारंभिक क्षेत्र थे हरित क्रांति की वो पंजाब था, हरियाणा था और पश्चिमी उत्तर प्रदेश था। अब बात करते हैं ऑपरेशन फ्लड की। यह भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार परीक्षाओं में पूछा गया। लॉन्च हुआ 1970 में। उद्देश्य था देश में दूध उत्पादन बढ़ाना, जिससे भारत दुनिया का सबसे बड़ा दुग्ध उत्पादक देश बन सके। लॉन्च स्थान था आनंद, गुजरात। और इसके जो जनक थे वो वर्गीज कुरियन थे। कौन थे? वर्गीज कुरियन। उन्हें भारत की श्वेत क्रांति का जनक माना जाता है। अब अर्थव्यवस्था का एक और महत्वपूर्ण टॉपिक है, वो है न्यूनतम समर्थन मूल्य, MSP। भारत में काफी ज्यादा लोकप्रिय यह टॉपिक है। इसके लिए आंदोलन भी होते हैं और सरकारें कानून नियम बनाती रहती हैं, समय समय पर MSP की घोषणा करती रहती हैं। प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में एक आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति सालाना कुल 23 फसलों की MSP की घोषणा करती है। इसमें 7 खाद्यान्न फसलें, 5 दलहन फसलें, 7 तिलहन फसलें और 4 वाणिज्यिक फसलें शामिल हैं। वाणिज्यिक फसलों में गन्ना, कपास, कच्चा जूट और नारियल आते हैं। कृषि लागत और मूल्य आयोग फसलों के MSP की सिफारिश करता है। कौन करता है? कृषि लागत और मूल्य आयोग फसलों के लिए MSP की सिफारिश करता है। कृषि लागत और मूल्य आयोग का गठन जनवरी 1965 में कृषि मूल्य आयोग के रूप में स्थापित हुआ था। 1985 में इसका नाम बदलकर CACP कर दिया गया, यानी कि कृषि लागत और मूल्य आयोग। ठीक है, जो इसका ओरिजिनल नाम था वो कृषि मूल्य आयोग था। इसका नाम बाद में बदलकर कृषि लागत और मूल्य आयोग कर दिया गया। यह कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। मुख्यालय इसका नई दिल्ली में है। अब हम बात करेंगे भारत में विभिन्न क्रांतियों की और उनसे जुड़े हुए संबंधित क्षेत्र या उत्पादन की। हरित क्रांति के बारे में आप पढ़ चुके हैं। ये खाद्यान्न उत्पादन विशेषकर गेहूं और चावल के लिए चली थी। श्वेत क्रांति दूध उत्पादन के लिए थी। नीली क्रांति, जिसको ब्लू रिवॉल्यूशन भी कहते हैं, मछली उत्पादन के लिए थी। लाल क्रांति, जिसे रेड रिवॉल्यूशन कहते हैं, ये टमाटर और मांस उत्पादन के लिए थी। गुलाबी क्रांति, जिसे पिंक रिवॉल्यूशन कहते हैं, ये प्याज, झींगा मछली, औषधि और फार्मास्यूटिकल्स उत्पादन के लिए थी। सुनहरी क्रांति, ये बागवानी, शहद और फल उत्पादन के लिए थी। धूसर क्रांति रासायनिक उर्वरक उत्पादन के लिए। रजत क्रांति अंडा और कुक्कुट उत्पादन के लिए।
पीत या पीली क्रांति, येलो रिवॉल्यूशन, तिलहन उत्पादन विशेषकर सरसों और सूरजमुखी के लिए। स्वर्ण रेशा क्रांति, जूट उत्पादन के लिए। रजत रेशा क्रांति, कपास उत्पादन के लिए। गोल क्रांति, आलू उत्पादन के लिए। हरित सोना क्रांति, बांस उत्पादन के लिए। ठीक है। मूक क्रांति, मोटे अनाज उत्पादन के लिए। बादामी क्रांति, मसाला उत्पादन के लिए। इंपॉर्टेंट है, सभी क्रांतियां कई बार परीक्षाओं में पूछी गई हैं। अब हम बात करेंगे सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों की, एमएसएमई का वर्गीकरण। यह वर्गीकरण विनिर्माण उद्यमों और सेवा उद्यमों दोनों पर लागू होता है। यह निवेश और वार्षिक टर्नओवर पर आधारित है। एक तरफ श्रेणियां दी गई हैं, दूसरी तरफ संयंत्र और मशीनरी या उपकरण पर निवेश और वार्षिक टर्नओवर। तो सूक्ष्म जो होते हैं वो माइक्रो कहलाते हैं, एमएसएमई सेक्टर। ये 1 करोड़ तक होते हैं और 5 करोड़ से तक का इनका वार्षिक टर्नओवर होता है। जो लघु स्मॉल एमएसएमई होते हैं ये 1 करोड़ से 10 करोड़ तक के होते हैं और इनका वार्षिक टर्नओवर 5 करोड़ से 50 करोड़ तक होता है। मध्यम एमएसएमई ये आपके 10 करोड़ से 50 करोड़ तक का इनका निवेश होता है और इसका वार्षिक टर्नओवर 50 करोड़ से 250 करोड़ तक होता है। कई बार परीक्षाओं में पूछे गए हैं, ये डेटा आप याद रखिएगा, आपकी परीक्षा में भी पूछा जा सकता है। अब हम बात करेंगे प्रमुख औद्योगिक वित्तीय संस्थानों की स्थापना की। तो एक तरफ संस्थान दिए गए हैं, दूसरी तरफ उनके स्थापना वर्ष दिए गए हैं। भारतीय औद्योगिक वित्त निगम लिमिटेड IFSCI की स्थापना 1948 में हुई थी। भारतीय औद्योगिक ऋण और निवेश निगम लिमिटेड की स्थापना ICICI 1955 में होती है। भारतीय औद्योगिक विकास बैंक की स्थापना 1964 में होती है, IDBI। यूनियन ट्रस्ट ऑफ इंडिया UTI की स्थापना 1964 में होती है। भारतीय औद्योगिक निवेश बैंक IIBI का स्थापना 1971 में होती है। राष्ट्रीय आवास बैंक की स्थापना 1988 में होती है और भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक की स्थापना 1990 में होती है। अब हम बात करेंगे कुछ महत्वपूर्ण तथ्य की जो आर्थिक नीतियां और सुधारों से जुड़े हुए थे। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम 1973 जो फेरा के नाम से जाना जाता है, फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट को 1 जनवरी 1974 से लागू किया गया था। इसका उद्देश्य विदेशी मुद्रा के लेन देन को नियंत्रित करना था। विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम फेमा, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999, तो ये प्रबंधन के लिए था और ये विनियमन के लिए था। 1 जून 2000 से लागू किया गया था। इसने फेरा का स्थान लिया और विदेशी मुद्रा लेन देन को अधिक उदार बना दिया। क्या बना दिया? लिबरलाइज कर दिया। ठीक है। पहले ये कब 1973 में फेरा के नाम से ये एक्ट बना था, फिर इसका नाम बदलकर विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम किया गया और ये फेमा के नाम से लागू हुआ 1 जून 2000 को। भारत की विशेष आर्थिक क्षेत्र यानी कि SEZ स्पेशल इकोनॉमिक जोन नीति पहली बार 1 अप्रैल 2000 को लागू की गई। SEZ विशेष रूप से नामित क्षेत्र है जहां व्यापार और निवेश को बढ़ावा देने के लिए नियम और अधिक लचीले होते हैं। ठीक है। व्यापार को बढ़ावा देने के लिए ऐसे क्षेत्रों में नियमों को लचीला बनाया जाता है ताकि इंडस्ट्री स्थापित हो सके, उद्योग बढ़ सके और देश में रोजगार आए, निवेश आए। एशिया का पहला निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र EPZ एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन भारत में 1965 में कांडला गुजरात में स्थापित किया गया था। औद्योगिक नीति की अगर बात करें तो 1991 के माध्यम से भारत सरकार ने 24 जुलाई 1991 को नई आर्थिक नीति की घोषणा की जिसने देश में उदारीकरण यानी कि लिबराइजेशन, निजीकरण यानी कि प्राइवेटाइजेशन और वैश्वीकरण यानी कि ग्लोबलाइजेशन, इसको शॉर्ट में LPG के नाम से जाना जाता है, कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है। यह भारत की आर्थिक नीतियों में बड़ा बदलाव था। रंगराजन समिति की सिफारिश के आधार पर योजना और गैर योजना व्यय का वर्गीकरण 2016-17 के बजट से समाप्त कर दिया गया। तो एक वर्गीकरण होता है योजना और गैर योजना व्यय का, उसका वर्गीकरण 2016-17 के बजट से समाप्त कर दिया गया। अब हम बात करेंगे वस्तु एवं सेवा कर की। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार परीक्षाओं में यहां से प्रश्न बने हैं। इसको शॉर्ट में GST कहते हैं, इंग्लिश में गुड्स एंड सर्विस टैक्स कहते हैं। इसका पूरा नाम वस्तु एवं सेवा कर है, इंग्लिश में गुड्स एंड सर्विस टैक्स है। परिचय की अगर बात करें तो यह एक अप्रत्यक्ष कर है। कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है GST किस प्रकार का कर है? यह अप्रत्यक्ष कर है, इनडायरेक्ट टैक्स इंग्लिश में कहेंगे। यह विभिन्न अप्रत्यक्ष करों को एक ही कर में सम्मिलित किया गया है। तो पहले बहुत सारे कर अलग अलग लगते थे, उनको एक कर में समाहित किया गया है। उद्देश्य क्या है? एक राष्ट्र एक कर प्रणाली, वन नेशन वन टैक्स सिस्टम को लागू करना। कार्यान्वयन की तिथि है 1 जुलाई 2017 से यह लागू हुआ है।
101वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा इसको लागू किया गया है 2016 में। ठीक है, 2016 में 101वां संवैधानिक संशोधन हुआ, जो पारित हुआ उसको 2016 में लागू किया गया, 2016 में पारित हुआ था और 1 जुलाई 2017 से जीएसटी देश में लागू की गई। जीएसटी में शामिल अप्रत्यक्ष कर कौन कौन से हैं, तो उनकी हम बात करेंगे। जीएसटी ने केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा लगाए गए अप्रत्यक्ष करों को प्रतिस्थापित कर दिया है। राज्य सरकार के कौन कौन से कर शामिल हुए और केंद्र सरकार के कौन कौन से कर इसमें शामिल हुए हैं। राज्य वैट, स्टेट वैट वैल्यू एडेड टैक्स जो था वो इसमें शामिल हुआ है। केंद्र सरकार का केंद्रीय उत्पाद शुल्क शामिल हुआ है। मनोरंजन कर राज्य सरकार का, अतिरिक्त उत्पाद शुल्क केंद्र सरकार का, प्रवेश कर राज्य सरकार का, सेवा कर केंद्र सरकार का, विलासिता कर लग्जरी टैक्स राज्य सरकार का, और सीमा शुल्क कुछ मदों पर, कस्टम ड्यूटी कुछ ही पे अभी जीएसटी के अंतर्गत आई है और काफी पे नहीं आई, केंद्र सरकार के कर। लॉटरी सट्टेबाजी जुए पर कर राज्य सरकार का, वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति पर उपकर और अधिभार केंद्र सरकार का। वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति पर राज्य उपकर और अधिभार ये सब, और राज्य का विज्ञापन पर कर, खरीद पर कर, ये सभी किसमें आ गए हैं, जीएसटी में आ गए हैं। अब बात करेंगे जीएसटी परिषद की, जिसका संविधान में उल्लेख है। जीएसटी काउंसिल अनुच्छेद 279A, यह जीएसटी से संबंधित मामलों पर केंद्र और राज्यों को सिफारिश करने वाला एक महत्वपूर्ण निर्णय लेने वाला निकाय है। कौन, जीएसटी परिषद क्या करता है, केंद्र और राज्यों को सिफारिशें करने वाला एक महत्वपूर्ण निर्णय लेने वाला निकाय है। अध्यक्ष इसके होते हैं केंद्रीय वित्त मंत्री, यानी कि जो फाइनेंस मिनिस्टर होता है यूनियन, वो इसका अध्यक्ष होता है। उपाध्यक्ष होता है राज्य सरकारों के वित्त मंत्रियों में से चुना गया, कोई एक राज्य सरकार के वित्त मंत्री में से चुना जाएगा और वो उपाध्यक्ष बनाया जाएगा। सदस्य कौन होते हैं, केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री और सभी राज्यों के वित्त मंत्री इसके सदस्य होते हैं। कोरम क्या होता है, कुल सदस्यों का 50% कम से कम वहां मौजूद होना चाहिए, तभी बैठक शुरू होगी, नहीं तो बैठक शुरू नहीं होगी। कम से कम 50% सभी राज्यों के वित्त मंत्री और केंद्रीय वित्त मंत्री और राज्य मंत्री को मिलाकर आपका ये कोरम पूरा होता है। मतदान शक्ति, केंद्र सरकार के पास 1/3 वोट है और राज्य सरकार के पास 2/3 वोट है, यानी कि केंद्र सरकार के पास केवल 1/3 वोट है और राज्य सरकार के पास 2/3 वोट है, यानी कि सभी राज्य सरकारों को मिला के 2/3 वोट होगा और केंद्र सरकार का केवल 1/3 वोट होगा। यहां पर राज्यों का पलड़ा भारी है। निर्णय 3/4 बहुमत से लिया जाता है, यानी कि कम से कम 3/4 बहुमत होना चाहिए किसी भी निर्णय को लेने के लिए। अब जीएसटी दरों की बात करें तो अभी भारत में 4 दरें हैं जीएसटी की, 5%, 12%, 18%, 28%। ये आपकी दरें हैं और ये आपकी बदल भी सकती हैं, तो जब भी आप ये वीडियो देखें तो करंट का डेटा भी आप मिलान करते रहिएगा। अब बात करते हैं मूल्य वर्धित कर, जो वैल्यू एडेड टैक्स था राज्य सरकार का, वो क्या था। ये एक अप्रत्यक्ष कर था। लागू करने वाला पहला राज्य हरियाणा था 1 अप्रैल 2003 से। लागू करने वाला अंतिम राज्य उत्तर प्रदेश था, जिसने 1 जनवरी 2008 से लागू किया था। अनुशंसा किसने की थी, चलैया समिति ने की थी। लॉन्च हुआ था 1 अप्रैल 2005 को। जीएसटी आने से पहले वैट राज्यों में बिक्री कर का एक महत्वपूर्ण रूप था। तो अब हमारा अगला टॉपिक है आरबीआई की ऋण नियंत्रण विधियां। बहुत ही शानदार टॉपिक है। आरबीआई कैसे क्रेडिट को कंट्रोल करता है, उसके क्या मेथड हैं, उनके बारे में अभी हम समझने वाले हैं। भारतीय रिजर्व बैंक देश में मुद्रा आपूर्ति और ऋण को नियंत्रित करने के लिए विभिन्न मौद्रिक नीति उपकरणों का उपयोग करता है। सबसे पहले आता है बैंक दर। बैंक रेट क्या होता है, वह ब्याज दर जिस पर आरबीआई अन्य बैंकों को लंबी अवधि के ऋण देता है। जब आरबीआई बैंक दर बढ़ाता है तो बैंकों के लिए पैसा महंगा हो जाता है, जिससे ऋण कम आकर्षक होते हैं। तो बैंक दर क्या होती है, वो रेट ब्याज दर जिस पर आरबीआई अन्य बैंकों को लंबी अवधि के लिए ऋण देता है। दूसरा आता है रेपो रेट या रेपो दर। वह ब्याज दर जिस पर आरबीआई अन्य बैंकों को छोटी अवधि के लिए ऋण देता है। बैंक अपनी तरलता की कमी को पूरा करने के लिए वाणिज्यिक प्रतिभूतियों के बदले में आरबीआई से पैसा उधार लेता है। तो क्या करता है बैंक, रेपो दर क्या होती है, शॉर्ट टर्म के लिए जब आरबीआई किसी बैंक को लोन देता है तो वो रेपो दर के रेट से देता है। और बैंक रेट क्या होती है, जब लॉन्ग टर्म के लिए आरबीआई किसी बैंक को लोन देता है तो वो क्या होता है, बैंक दर से काउंट होता है उसका ब्याज। अब बात करते हैं रिवर्स रेपो दर। वह ब्याज दर जिस पर आरबीआई अन्य बैंकों से छोटी अवधि के
ऋण लेता है यह तब होता है जब बैंकों के पास अतिरिक्त तरलता होती है और वे इसे आरबीआई के पास जमा करना चाहते हैं। मान लीजिए किसी बैंक के पास बहुत ही ज्यादा पैसा है ना, और दूसरी बैंकों के पास नहीं है, तो आरबीआई क्या करता है, रिवर्स रेपो रेट से किसी एक बैंक से लेकर दूसरी बैंकों को रेपो रेट पर देता है। तो रिवर्स रेपो रेट क्या होती है, आरबीआई जब किसी बैंक से छोटी अवधि के लिए ऋण लेता है तो वो रिवर्स रेपो रेट पर लेता है। अब बात करते हैं नगद आरक्षी अनुपात, जिसे सीआरआर कहते हैं, कैश रिजर्व रेशियो। बैंकों को अपनी कुल जमा का एक निश्चित प्रतिशत आरबीआई के पास नगद के रूप में रखना होता है। यह बैंकों की ऋण देने की क्षमता को सीधे प्रभावित करता है। क्या, बैंकों को अपनी कुल जमा का एक निश्चित प्रतिशत आरबीआई के पास नगद के रूप में रखना होता है। यह क्या कहलाता है, नगद आरक्षी अनुपात या कैश रिजर्व रेशियो। अब हम बात करते हैं वैधानिक तरलता अनुपात की, यानी कि एसएलआर की, सेचुअरी लिक्विडिटी रेशियो। ठीक है, तो बैंकों को अपनी जमा का एक निश्चित प्रतिशत अपने पास आरक्षित निधि के रूप में रखना होता है, जिसे नकद, सोना या अनुमोदित प्रतिभूतियों के रूप में रखा जा सकता है। एसएलआर क्या होता है, बैंकों को अपनी जमा का एक निश्चित अमाउंट अपने पास रिजर्व रखना होता है हमेशा, जो नगद के रूप में भी हो सकता है, सोने के रूप में भी हो सकता है, या फिर अनुमोदित प्रतिभूतियों के रूप में भी हो सकता है। अब बात करते हैं बैंकिंग महत्वपूर्ण तथ्य, यानी बैंकिंग से जुड़े हुए इंपॉर्टेंट जो फैक्ट हैं, आपकी परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं। भारत में स्थापित पहला बैंक कौन था, बैंक ऑफ हिंदुस्तान था, 1770 कोलकाता में स्थापित हुआ था। उसके बाद 3 प्रेसिडेंसी बैंक आते हैं, बैंक ऑफ बंगाल 1806, बैंक ऑफ बॉम्बे 1840, बैंक ऑफ मद्रास 1843 में। 1921 में इन तीनों बैंकों को मिलाकर इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का गठन किया गया। किसका, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का गठन किसको मिलाकर किया गया, 3 प्रेसिडेंसी बैंकों को मिलाकर 1921 में इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का गठन किया गया। इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण 1 जुलाई 1955 को भारतीय स्टेट बैंक यानी कि एसबीआई के रूप में किया गया। भारतीयों द्वारा प्रबंधित पहला बैंक कौन सा था, अवध कमर्शियल बैंक था, जो स्थापित हुआ था 1881 में। पहला पूर्णतः भारतीय बैंक कौन सा था, पंजाब नेशनल बैंक था, जो 1894 में स्थापित हुआ था। अब बात करेंगे भारतीय रिजर्व बैंक के इतिहास की, यानी कि आरबीआई की। अनुशंसा क्या है, हिल्टन यंग समिति की सिफारिश पर भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की गई। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की आरबीआई की स्थापना की गई। कौन से आयोग की, हिल्टन यंग आयोग या हिल्टन यंग समिति। परिचय क्या है, भारत का केंद्रीय बैंक है। ये क्या है, भारत का केंद्रीय बैंक है, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। स्थापना होती है 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई अधिनियम 1934 के द्वारा। 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई अधिनियम 1934 के द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना होती है। यह भारत का एक केंद्रीय बैंक है। मुख्यालय इसका मुंबई में है। राष्ट्रीयकरण इसका 1 जनवरी 1949 को होता है। मार्च 1947 तक यह म्यांमार का भी केंद्रीय बैंक के रूप में कार्य कर रहा था। 30 जून 1948 तक पाकिस्तान के केंद्रीय बैंक के रूप में भी ये कार्य कर रहा था। पहले गवर्नर ओशबोर्न स्मिथ थे। जब 1935 में इस बैंक की स्थापना हुई तो इसके पहले गवर्नर कौन थे, ओशबोर्न स्मिथ थे। पहले भारतीय गवर्नर इसके सीडी देशमुख थे। अब बात करेंगे बैंक राष्ट्रीयकरण। ठीक है, प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के कार्यकाल के दौरान बैंकों का पहली बार राष्ट्रीयकरण किया गया 19 जुलाई 1969 को। 14 प्रमुख बैंकों को राष्ट्रीयकृत किया गया। दूसरी बार 15 अप्रैल 1980 को 6 अन्य प्रमुख बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। बंधन बैंक की स्थापना 2001 में हुई। मुख्यालय इसका कोलकाता में है। भारतीय महिला बैंक, स्थापना 19 नवंबर 2013, मुख्यालय नई दिल्ली। 1 अप्रैल 2017 को इसको एसबीआई में विलय कर दिया गया था। ये बिल्कुल एक बचकानी सी कोशिश थी कि महिलाओं के लिए कुछ दिखाने के लिए किया जाए, तो महिलाओं के लिए स्पेशल बैंक खोल दिया जाए। तो इससे कोई खास बेनिफिट दिखा नहीं, तो इसलिए 2017 में इसको एसबीआई में विलय कर दिया गया। अब बात करते हैं बैंक विलय की। बैंकों के विलय का उद्देश्य बड़े और मजबूत बैंक बनाना, परिचालन दक्षता बढ़ाना और वैश्विक प्रतिस्पर्धा का सामना करना। भारतीय स्टेट बैंक में विलय। स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर का एसबीआई में विलय हुआ। स्टेट बैंक ऑफ पटियाला का, स्टेट बैंक ऑफ मैसूर का, स्टेट बैंक ऑफ त्रावणकोर का और भारतीय महिला बैंक का 2017 में एसबीआई में विलय हुआ।
बैंक ऑफ बड़ौदा में दो बैंकों का विलय हुआ है, विजया बैंक का और देना बैंक का 1 अप्रैल 2020 को। पंजाब नेशनल बैंक में ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स और यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया का विलय हुआ। केनरा बैंक में सिंडिकेट बैंक का विलय हुआ। इंडियन बैंक में इलाहाबाद बैंक का विलय हुआ और यूनियन बैंक में आंध्र बैंक और कॉरपोरेशन बैंक का विलय हुआ। न्यू बैंक ऑफ इंडिया में पंजाब नेशनल बैंक 1933, यहां न्यू बैंक ऑफ इंडिया का विलय पंजाब नेशनल बैंक में हुआ था। ठीक है, 1993, 33 नहीं, ठीक है, ध्यान रखिएगा 1993। न्यू बैंक ऑफ इंडिया का विलय पंजाब नेशनल बैंक में हुआ था 1993 में, ये बात आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये थोड़ा उल्टा लिख गया है। वर्तमान में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की कुल संख्या 12 है। भारत का सबसे बड़ा बैंक एसबीआई है। भारत का सबसे बड़ा निजी क्षेत्र का बैंक एचडीएफसी है। क्रेडिट कार्ड जारी करने वाला पहला भारतीय बैंक सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया है। क्या? क्रेडिट कार्ड जारी करने वाला पहला भारतीय बैंक सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया है। म्यूचुअल फंड शुरू करने वाला पहला भारतीय बैंक एसबीआई है। विदेश में शाखा खोलने वाला पहला भारतीय बैंक बैंक ऑफ इंडिया है, जिसने अपनी पहली शाखा लंदन में खोली थी। प्रमुख भारतीय बैंक और उनके स्थापना वर्ष एक बार देख लेते हैं। इंडियन बैंक की स्थापना 1907 में हुई। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को होती है। आरबीआई अधिनियम 1934 के द्वारा। यूको बैंक की स्थापना 1943 में होती है। भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना 1 जुलाई 1955 को होती है। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना 1919 में होती है। पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना 1894 में होती है। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक इंपॉर्टेंट है, कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है, जिसे शॉर्ट में नाबार्ड कहते हैं। नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट की स्थापना 12 जुलाई 1982 में होती है। इसका जो मुख्यालय है वो मुंबई में है। बैंक ऑफ बड़ौदा 20 जुलाई 1908 को स्थापित होता है और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक 2 अक्टूबर 1975 को स्थापित होता है। तो ये रहे प्रमुख बैंक और उनके स्थापना वर्ष। अब बात कर लेते हैं मुद्रास्फीति की, इन्फ्लेशन की। परिभाषा क्या है? वस्तुओं एवं सेवाओं की कीमतों में निरंतर होने वाली वृद्धि को मुद्रास्फीति कहते हैं, यानी कि मुद्रा की खरीदने की क्षमता घट रही है। ठीक है, क्या? वस्तुओं एवं सेवाओं की कीमतों में निरंतर होने वाली वृद्धि को मुद्रास्फीति कहते हैं। मुद्रास्फीति की स्थिति में वस्तुओं एवं सेवाओं की कीमत बढ़ती है और मुद्रा का मूल्य कम हो जाता है, यानी कि जो चीज आप 100 रुपए में पहले मिल जाती थी, अब वो ये या तो 120 में मिल रही है या 150 में मिल रही है। जब ऐसा होता है तो क्या हुआ? 100 रुपए की वैल्यू घट गई। ठीक है, मुद्रास्फीति के मापन के आधार दो होते हैं। एक होता है थोक मूल्य सूचकांक और दूसरा होता है उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, जिसे सीपीआई कहते हैं। थोक मूल्य सूचकांक डब्ल्यूपीआई कहलाता है, होलसेल प्राइस इंडेक्स। ठीक है, जो होलसेल प्राइस इंडेक्स होता है वो थोक मूल्य सूचकांक कहलाता है। जारीकर्ता कौन होता है? ये थोक वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के उद्योग एवं आंतरिक व्यापार प्रोत्साहन विभाग डीपीआईआईटी द्वारा के आर्थिक सलाहकार कार्यालय द्वारा जारी किया जाता है। वर्तमान आधार वर्ष शामिल वस्तुएं। वर्तमान में मई 2017 से इस सूचकांक की गणना के लिए वर्ष 2011 और 12 को आधार वर्ष बनाया गया है और इसमें कुल 697 वस्तुओं की कीमतों को शामिल किया जाता है। इसमें प्राथमिक वस्तुएं 117 हैं, ईंधन और ऊर्जा की 16 हैं और विनिर्मित उत्पाद 564 शामिल हैं। ठीक है, थोक मूल्य सूचकांक के बारे में यह जानकारी थी। अब हम बात करेंगे उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। यह सूचकांक सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय एनएसओ द्वारा जारी किया जाता है। किसके द्वारा जारी किया जाता है? उपभोक्ता मूल्य सूचकांक एनएसओ द्वारा जारी किया जाता है। गणना का आधार क्या है? इसमें लगभग वस्तुओं की खुदरा कीमतों के आधार पर की जाती है। इसमें वस्तुओं की साथ साथ मनोरंजन, स्वास्थ्य, परिवहन, संचार आदि सेवाओं को भी शामिल किया जाता है। प्रकार क्या है? ग्रामीण क्षेत्र के लिए सीपीआईआर आता है और शहरी क्षेत्र के लिए सीपीआईयू आता है तथा संयुक्त के लिए सीपीआईसी आता है। ठीक है, सीपीआईआर यानी कि रूरल और सीपीआईयू यानी कि अर्बन। अब यहाँ पर कुछ जानकारी और दी गई है। नया उपभोक्ता मूल्य सूचकांक सीपीआई फरवरी 2011 में जारी किया गया, जिसमें वर्ष 2012 को आधार वर्ष बनाया गया। औद्योगिक श्रमिकों आईडब्ल्यू, कृषि श्रमिकों एएल और ग्रामीण श्रमिकों आरएल के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक सीपीआई श्रम ब्यूरो द्वारा जारी किया जाता है। श्रम ब्यूरो एवं श्रम रोजगार मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है। भारत में मुद्रास्फीति का मापन थोक मूल्य सूचकांक के आधार पर किया जाता है।
विकसित देशों में मुद्रास्फीति का मापन उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आधार पर किया जाता है। तो विकसित देश उपभोक्ता मूल्य सूचकांक की वैल्यू ज्यादा रखते हैं और भारत में ये थोक मूल्य सूचकांक के आधार पर काउंट किया जाता है। अब बात करेंगे बजट की, ये भी महत्वपूर्ण है, इनसे जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं, उनके बारे में बात करते हैं। परिभाषा, आय व्यय के विस्तृत विवरण को बजट कहते हैं। भारतीय संविधान में अनुच्छेद 112 में वार्षिक वित्तीय विवरण के बारे में बताया गया है, जहां पर बजट का कोई भी जिक्र देखने को नहीं मिलता है बजट जैसे शब्द का। वार्षिक वित्तीय विवरण को ही बजट कहा जाता है। निर्माणकर्ता कौन होता है? बजट का निर्माण वित्त मंत्रालय, अन्य मंत्रालयों, नीति आयोग व कैग की सहायता से किया जाता है। वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से 31 मार्च तक होता है। पारित होने की अवधि, बजट पेश करने के 75 दिन के अंदर बजट का पारित होना आवश्यक है। भारत का पहला बजट ब्रिटिश अर्थशास्त्री जेम्स विल्सन ने वर्ष 1860 में प्रस्तुत किया था। बजट जो होता है वो लोकसभा का उस पर एकाधिकार होता है, राज्यसभा पर वो निर्भर नहीं करता है। भारत का पहला बजट किसने किया था? ब्रिटिश अर्थशास्त्री जेम्स विल्सन ने 1860 में किया था। स्वतंत्र भारत का पहला बजट 26 नवंबर 1947 को तत्कालीन वित्त मंत्री आर के सनमुखम चेट्टी ने पेश किया था। किसने पेश किया था? आर के सनमुखम चेट्टी ने 26 नवंबर 1947 को स्वतंत्र भारत का पहला बजट। सर्वाधिक बार बजट पेश करने वाले अब तक के सर्वाधिक 10 बार मोरारजी देसाई ने बजट पेश किया है। जो आपकी वर्तमान वित्त मंत्री हैं निर्मला सीतारमण, इन्होंने लगातार 8 बार बजट पेश कर दिया है और ये अब तक का सर्वाधिक बार बजट पेश करने वाली वित्त मंत्री बन गई हैं। ठीक है, हो सकता है ये 10 बार के मोरारजी देसाई के बजट पेश करने के रिकॉर्ड को तोड़ दें। रेल बजट और आम बजट का पृथक्करण। इक्वर्थ समिति की सिफारिश के आधार पर वर्ष 1924 से आम बजट और रेल बजट अलग अलग पेश करने की परंपरा शुरू हुई। रेल बजट का पुनः आम बजट के साथ पेश होना। 1 फरवरी 2017 से रेल बजट को आम बजट के साथ पुनः पेश किया जाने लगा। पहले क्या होता था? रेल बजट के साथ आता था, लेकिन 1924 में आम बजट और रेल बजट अलग अलग पेश करने की परंपरा शुरू की अंग्रेजों ने, जिसे फरवरी 2017 तक अपनाया गया भारत सरकार के द्वारा। लेकिन जब मोदी की सरकार आई तो उन्होंने क्या किया? रेल बजट को और जो आम बजट को है दोनों को एक साथ मर्ज कर दिया। इसका फायदा क्या होता है? जब रेल बजट अलग से पेश होता है तो जो रेलवे मंत्रालय है उसके ऊपर प्रेशर होता है कि नई ट्रेनिंग घोषित करो, नया रेट घोषित करो, कुछ सस्ता करो, कुछ महंगा करो। तो इससे क्या होता है? अनावश्यक दबाव बनता है रेलवे पर। तो उससे बचने के लिए दोनों बजट को एक साथ पेश किया जाने लगा। इससे जो अनावश्यक दबाव बनता था, अपेक्षाएं होती थी, उससे हट गया। ठीक है, अब बात करेंगे गरीबी की, यानी कि पॉवर्टी की। परिभाषा क्या है? गरीबी ऐसी स्थिति है जिसमें व्यक्ति अपने पास उपलब्ध संसाधनों से अपनी न्यूनतम आवश्यकताओं को पूर्ति नहीं कर पाता या पूरी नहीं कर पाता है। ठीक है, गरीबी ऐसी स्थिति है जिसमें व्यक्ति अपने पास उपलब्ध संसाधनों से अपनी न्यूनतम आवश्यकताओं की भी पूर्ति नहीं कर पाता है। न्यूनतम आवश्यकताएं क्या होती हैं? भोजन, कपड़ा, मकान, शिक्षा तथा स्वास्थ्य संबंधी न्यूनतम मानवीय आवश्यकताओं को शामिल किया जाता है। ठीक है, अगर आप ये अपनी पूरी नहीं कर पा रहे हैं तो आप गरीबी में हैं। भारत में गरीबी का अनुमान NSSO के उपभोग व्यय के आधार पर मापा जाता है। गरीबी रेखा का निर्धारण योजना आयोग द्वारा किया जाता था, अब वर्तमान में नीति आयोग द्वारा किया जाता है। योजना आयोग द्वारा उपभोग व्यय पर शहरी क्षेत्रों में प्रति व्यक्ति आय प्रति व्यक्ति 2100 कैलोरी तथा ग्रामीण क्षेत्रों में प्रति व्यक्ति 2400 कैलोरी की निर्धारित किया गया है। अगर आप इतना भोजन नहीं ग्रहण कर पा रहे हैं तो आप गरीबी रेखा से नीचे हैं। ठीक है, शहर में 2100 कैलोरी प्रतिदिन और ग्रामीण में 2400 कैलोरी प्रतिदिन, इतना तो आपको भोजन मिलना ही चाहिए। एक अलग समिति बनती है, अलग समिति में मात्र पोषक तत्वों की आवश्यकता के आधार पर गरीबी रेखा का निर्धारण किया गया था। फिर बनती है हाशिम समिति। गरीबी रेखा को BPL परिवारों की पहचान हेतु हाशिम समिति का गठन किया गया था। इसने अपनी रिपोर्ट दिसंबर 2012 में प्रस्तुत की। 2004-5 में तेंदुलकर समिति बनती है। तेंदुलकर समिति ने न्यूनतम आवश्यकताओं की टोकरी का विचार दिया। तेंदुलकर समिति के अनुसार 2011-12 में भारत में गरीबी का स्तर 21.9% था। सी रंगराजन समिति 2012 के अनुसार 2011-12 में भारत में 29.5% लोग गरीब थे। गरीबी की संतुष्टि का विचार अल्फ्रेड लुइस द्वारा दिया गया है।
आय की विषमता का मापन, आय की विषमता का मापन लॉरेंज वक्र द्वारा किया जाता है। इंपॉर्टेंट लाइन है, ये आप ध्यान रखिएगा। निराश्रिता के दुष्चक्र की अवधारणा क्या है? निराश्रिता के दुष्चक्र की अवधारणा का प्रतिपादन रैगनर नर्के ने वर्ष 1953 में अपनी पुस्तक प्रॉब्लम्स ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन इन अनडेवलप्ड कंट्रीज में प्रस्तुत की थी। निराश्रिता के दुष्चक्र की अवधारणा किसने की थी? रैगनर नर्के ने। ठीक है, ये चीज आप ध्यान रखिएगा। अब बात करेंगे भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड की, यानी कि सेबी की। पूरा नाम है इसका भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड। कार्य है इसका पूंजी बाजार का नियमन करना। जो पूंजी बाजार है, जितने स्टॉक मार्केट हैं, उनका नियमन करती है। स्थापना इसकी 12 अप्रैल 1988 को हुई थी। प्रवर्तक कंपनियां थीं इसकी IDBI, ICICI और IFCI। राष्ट्रीयकरण इसका 30 जनवरी 1992 को हुआ था। मुख्यालय इसका मुंबई में है। अब बात कर लेते हैं कुछ महत्वपूर्ण स्टॉक एक्सचेंज की। तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज जो BSE कहलाती है, इसकी स्थापना वर्ष 1875 में हुई थी। सूचकांक यहाँ 30 बड़ी कंपनियों के शेयरों के मूल्यों को दिखाता है। क्या? जो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है, यह 30 बड़ी कंपनियों के शेयरों के मूल्यों को दिखाता है। विशेषता यह एशिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है। यह मुंबई की दलाल स्ट्रीट में स्थित है। अब बात करते हैं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज NSE की। इसकी स्थापना वर्ष 1992 में फेरवानी समिति की सिफारिश पर की गई थी। यह 50 कंपनियों के शेयरों की मूल्यों को दिखाता है। अब बात करते हैं विश्व के प्रमुख शेयर बाजारों की। डो जोन्स आपका है न्यूयॉर्क का। क्या? डो जोन्स आपका है न्यूयॉर्क का। सेंसेक्स, निफ्टी, डोलेक्स ये हैं आपके मुंबई में। निक्की ये आपका है जापान में। हैंगसेंग आपका है हांगकांग में। संघाई कोंग है आपका चीन में। गिड टैक्स है आपका फ्रैंकफर्ट में। और सिम्स स्टेरस टाइम्स है आपका सिंगापुर में। नैस्डैक है आपका न्यूयॉर्क USA अमेरिका में। अब बात करेंगे कुछ प्रमुख वित्तीय समितियों की। MS तानपुर विदेशी विनिमय में पूंजी खाता परिवर्तनीयता हेतु सुझाव देना इसका काम था। नरसिम्हन समिति का काम था बैंकिंग सुधार हेतु सुझाव देना। गोईपोरिया समिति का कार्य था प्राथमिक शहरी सहकारी बैंकों में ग्राहक सेवा में सुधार हेतु सलाह देना। घोष समिति किस लिए बनाई गई थी? निम्न आय वाले परिवारों एवं छोटे व्यवसायों को व्यापक वित्तीय सेवाएं उपलब्ध कराने हेतु। दीपक पारेख समिति बनाई गई थी वित्तीय अवसंरचना में सुधार हेतु। एक घोष समिति बनाई गई थी बैंकों में धोखाधड़ी रोकने हेतु सुझाव देने के लिए। DR रेड्डी समिति बनाई गई थी छोटी बचतें से जुड़ी व्यवस्था में सुधार हेतु। जो आपका स्मॉल सेविंग्स होती हैं, उनकी कैसे व्यवस्था में सुधार किया जाए, इसके लिए DR रेड्डी समिति बनाई गई थी। आनंद के सिंह समिति लघु उद्योग एवं व्यापारिक नीति सुधार हेतु बनाई गई थी। रंगराजन समिति FRBM अधिनियम की समीक्षा हेतु बनाई गई थी। LK झा समिति अप्रत्यक्ष कर पर सुझाव देने हेतु बनाई गई थी। बाचू समिति प्रत्यक्ष कर पर सुझाव देने हेतु बनाई गई थी। तो LK झा अप्रत्यक्ष कर के लिए और बाचू समिति प्रत्यक्ष कर के लिए। केलकर समिति PPP मॉडल का आकलन एवं कार्यान्वयन पर सुझाव देने हेतु बनाई गई थी। कीर्ति पारेख समिति पेट्रोल डीजल पर सब्सिडीज समाप्त करने के सुझाव हेतु बनाई गई थी। अब बात करेंगे प्रमुख योजनाएं एवं कार्यक्रम जो बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, विभिन्न परीक्षाओं में बार बार पूछे गए हैं। सबसे पहले बात करेंगे सामुदायिक विकास कार्यक्रम की, जो 2 अक्टूबर 1952 को शुरू होता है ग्रामीण लोगों के जीवन स्तर में सुधार करने के लिए। अगला जो कार्यक्रम है वो है ट्राइसेम, ग्रामीण युवाओं को स्वरोजगार हेतु तकनीकी एवं उद्यमिता कौशल प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए 1979 में शुरू किया गया। डेवलपमेंट ऑफ वुमेन एंड चिल्ड्रन इन रूरल एरिया, DWCRA एक प्रोग्राम था जो ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं एवं बच्चों का विकास करने के लिए शुरू किया गया था 1982 में। अगली योजना है इंदिरा आवास योजना, जो 1985 में शुरू की गई थी SC ST और BPL परिवारों को पक्का आवास प्रदान करने के लिए। अगली योजना है आपकी मध्याह्न भोजन योजना, मिड डे मील स्कीम। इसका उद्देश्य था 1 से 8वीं कक्षा तक के बच्चों को दोपहर में पोषण युक्त भोजन उपलब्ध कराना। 15 अगस्त 1995 को यह शुभारंभ हुई थी। अगली योजना है आपकी स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना, SJSRY। शहरी बेरोजगारों एवं अल्प बेरोजगारों को लाभकारी रोजगार प्रदान करने के लिए 1 दिसंबर 1997 को शुरू की गई थी। अगली जो महत्वपूर्ण योजना है वो है किसान क्रेडिट कार्ड योजना, KCC योजना। किसानों को रियायती ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध कराना इसका मुख्य उद्देश्य था।
अगस्त 1998 से ये लगातार चलती आ रही है। अगली जो एक महत्वपूर्ण योजना है वो है आपकी स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना SGSY। ग्रामीण गरीबों को स्वरोजगार हेतु मदद प्रदान करना 1 अप्रैल 1999 को ये लॉन्च की गई थी। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना PMGSY, इसका उद्देश्य था ग्रामीण मैदानी क्षेत्रों में कम से कम 500 आबादी वाले गांवों तथा पहाड़ी क्षेत्रों में कम से कम 250 आबादी वाले गांवों को बारहमासी सड़क से जोड़ना। शुभारंभ हुआ था 2000 में। अन्नोदय अन्न योजना, यहाँ पर ये गलत लिखा है, अंत्योदय होगा, ठीक है। जो ये लिखा है ये अंत्योदय अन्न योजना होगा। इसका उद्देश्य था अति निर्धन परिवारों को प्रति माह 35 किलोग्राम खाद्यान्न उपलब्ध कराना। 25 दिसंबर 2000 से ये शुरू की गई थी। अगली जो योजना है वो है सर्व शिक्षा अभियान SSA। 6 से 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान करना। शुभारंभ 2001 में होता है। कौन से संविधान संशोधन के द्वारा होता है, आप कमेंट करके बताइएगा। अगली जो योजना है वो है भारत निर्माण योजना। ग्रामीण अवसंरचना का विकास करना, सड़क सिंचाई, सड़क जलापूर्ति, आवास, विद्युत और दूरसंचार के लिए 16 दिसंबर 2005 में शुरू की गई थी। अगली जो आपकी योजना है वो है महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम। पहले ये योजना शुरू हुई थी नरेगा के नाम से, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2 फरवरी 2006 से, लेकिन बाद में इसका नाम किया गया महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, ठीक है। तो वो मनरेगा किया गया और ये शुरू की गई थी 2 अक्टूबर 2009 से, ठीक है। ये चीज ध्यान रखिएगा, 2 अक्टूबर 2009 से मनरेगा शुरू किया गया था। अगली योजना है आपकी आम आदमी बीमा योजना। ये शुरू की गई थी 2 अक्टूबर 2007 को। असंगठित क्षेत्र के कामगारों को बीमा कवर प्रदान करना। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन NRHM ये शुरू किया गया था 12 अप्रैल 2005 को। ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं, बच्चों और गरीबों के लिए गुणात्मक स्वास्थ्य देखभाल की उपलब्धता और पहुंच में सुधार करना। अगली जो आपकी योजना है वो राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना है RSBY। उद्देश्य था इसका BPL परिवारों में 30,000 रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा कवरेज प्रदान करना। 1 अप्रैल 2008। अगली जो योजना है आपकी वो है प्रधानमंत्री जनधन योजना PMJDY। कमजोर वर्गों के वित्तीय समावेशन हेतु जीरो बैलेंस पर बैंक खाता खोलना। 28 अगस्त 2014 का इसका शुभारंभ हुआ था। अगली जो योजना है वो है मेक इन इंडिया योजना, देश को विनिर्माण हब बनाना। 25 सितंबर 2014 को ये शुरू हुई थी। अगली जो योजना है वो है स्वच्छ भारत मिशन। 2 अक्टूबर 2014 को शुरू की गई थी। इसका लक्ष्य था 2 अक्टूबर 2019 तक गांधी जी की 150वीं जयंती तक देश को खुले में शौच से मुक्त यानी कि ODF फ्री बनाना। मिशन इंद्रधनुष 2 वर्ष तक के बच्चों एवं गर्भवती महिलाओं का निःशुल्क टीकाकरण सुनिश्चित करना। 25 दिसंबर 2014 को यह शुरू होती है। अगली जो योजना है वो है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना। इसका उद्देश्य था बाल लिंगानुपात बढ़ाना, महिला सशक्तिकरण, लैंगिक असमानता को कम करना। 22 जनवरी 2015 को यह शुरू हुई थी। अगली जो योजना है वो है सुकन्या समृद्धि योजना। ये 10 वर्ष तक की बालिकाओं की बैंक डाकघर में बचत खाता खोलना। इस खाते में प्रति वर्ष 1.5 लाख रुपए तक के जमा पर सरकार उच्च दर से ब्याज देती थी। 22 जनवरी 2015 से यह शुरू की गई। अगली जो योजना है वो है मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना। मृदा के स्वास्थ्य की जांच कर किसानों को मृदा स्वास्थ्य कार्ड उपलब्ध कराना। 19 फरवरी 2015 को। अगली जो योजना है वो है प्रधानमंत्री मुद्रा योजना PMMY। तो छोटे उद्यमियों को बिना गारंटी 10 लाख रुपए तक का बैंक ऋण उपलब्ध कराना। 8 अप्रैल 2015। अगली जो योजना है वो है प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना PMSBY। दुर्घटना से मृत्यु या पूर्ण विकलांगता में 2 लाख रुपए का बीमा कवर प्रदान करना। 9 मई 2015 को यह शुरू की गई थी। अगली जो आपकी योजना है वो है प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना PMJJBY। उद्देश्य था दुर्घटना से मृत्यु या स्थायी विकलांगता होना दोनों ही दशा में बीमा धारक को 2 लाख रुपए का बीमा कवर प्रदान करना। शुभारंभ इसका 9 मई 2015 को हुआ था। अगली जो योजना है वो है प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी PMAY अर्बन। उद्देश्य था गरीब शहरी परिवारों को पक्का आवास उपलब्ध कराना। 25 जून 2015 को यह शुरू की गई थी। अगली जो योजना है वो है स्मार्ट सिटी योजना। देश के 100 शहरों को स्मार्ट शहर के रूप में विकसित करना। 25 जून 2015 को शुरू की गई थी। डिजिटल इंडिया कार्यक्रम, ये डिजिटल बुनियादी ढांचे का विकास एवं सार्वजनिक डिजिटल साक्षरता बढ़ाने के लिए 1 जुलाई 2015 को शुरू की गई थी।
अगली जो योजना है आपकी वो है स्टार्टअप इंडिया योजना। देश में नवाचार एवं स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए एक मजबूत पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करना 16 जनवरी 2016 को शुरू की गई। स्टैंड अप इंडिया योजना SC ST और महिलाओं में उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए 5 अप्रैल 2016 को शुरू की गई। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना PMUY ये शुरू की गई। BPL परिवारों की महिलाओं को निःशुल्क गैस कनेक्शन उपलब्ध कराना 1 मई 2016। अगली जो योजना थी वो थी प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना PMFBY। किसानों को न्यूनतम प्रीमियम पर फसल बीमा कवर प्रदान करना। प्रीमियम दर खरीफ फसलों पर 2%, रबी फसलों पर 1.5% और बागवानी फसलों पर 5%। शुभारंभ हुआ था 18 फरवरी 2016 को। अगली जो महत्वपूर्ण योजना है वो है प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण PMAY ग्रामीण। उद्देश्य था ग्रामीण BPL परिवारों को पक्का आवास उपलब्ध कराना। शुभारंभ हुआ 20 नवंबर 2016 को। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना PMKSY सूक्ष्म सिंचाई पद्धति को बढ़ावा देने के लिए 1 जुलाई 2015 को शुरू की गई। अगली जो महत्वपूर्ण योजना है वो है सौभाग्य योजना प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना। यह ग्रामीण क्षेत्रों में निःशुल्क विद्युत कनेक्शन प्रदान करने के लिए शुरू की गई थी 25 दिसंबर 2017 को। अगली जो योजना है वो है आयुष्मान भारत योजना। देश में सबसे बड़ी स्वास्थ्य कवरेज देश के 10 करोड़ गरीब परिवारों को प्रति वर्ष 5 लाख रुपए का निःशुल्क स्वास्थ्य बीमा कवरेज प्रदान करना। शुभारंभ अक्टूबर 2017। अगली जो योजना है वो है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना PM किसान। किसानों को प्रति वर्ष 6,000 रुपए 2,000 रुपए की 3 किस्तों में का आर्थिक सहयोग प्रदान करना। शुरू की गई 24 फरवरी 2019 से। अगली जो योजना है वो है स्वामित्व योजना। उद्देश्य गांवों की भूमियों का मानचित्रण एवं घरों के मालिकों को अधिकारों का रिकॉर्ड प्रदान करना। शुभारंभ होता है 24 अप्रैल 2020 से। अगली जो योजना है वो है PM श्री स्कूल योजना। शिक्षा प्रदान करने के लिए मॉडल स्कूल स्थापित करना जो नई शिक्षा नीति 2020 के सिद्धांतों को लागू करेंगे। 5 सितंबर 2022 से ये योजना शुरू होती है। अगली जो योजना है वो है अग्निपथ योजना। ये भारतीय सशस्त्र बलों में युवाओं की भर्ती के लिए एक नई योजना जिसमें अग्निवीर 4 साल के लिए सेना में सेवा देंगे। शुभारंभ 14 जून 2022। अगली योजना है प्रधानमंत्री गतिशक्ति योजना। मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी के लिए एक राष्ट्रीय मास्टर प्लान जिसका उद्देश्य बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की एकीकृत योजना और समन्वित निष्पादन करना है। 13 अक्टूबर 2021 को यह शुरू की गई थी। अगली जो योजना है वो है राष्ट्रीय हाइड्रोजन मिशन। भारत को ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन और निर्यात का वैश्विक केंद्र बनाना जिससे ऊर्जा सुरक्षा और डिकार्बोनाइजेशन में मदद मिलेगी। 15 अगस्त 2021 को यह शुरू की गई। अगली जो योजना है वो है PM विश्वकर्मा कौशल सम्मान योजना PM विकास। पारंपरिक कारीगरों और शिल्पकारों को कौशल प्रशिक्षण ऋण सहायता और विपणन सहायता प्रदान करना। शुभारंभ की गई थी 17 सितंबर 2023 को। अगली जो महत्वपूर्ण योजना है वो है प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। 1 करोड़ घरों को मुफ्त बिजली प्रदान करने के लिए छत पर सौर ऊर्जा प्रणालियों को बढ़ावा देना। 13 फरवरी 2024 को यह योजना लॉन्च की गई थी। तो ये रहा आपका पूरा टॉपिक जो कंप्लीट होता है अभी। ठीक है, तो अर्थव्यवस्था का ये टॉपिक आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण था। भारतीय अर्थव्यवस्था का जो सुपरफास्ट रिवीजन था UPSSC PT एग्जाम UPSI एग्जाम के लिए आपने अभी कंप्लीट किया है। इसमें भारतीय अर्थव्यवस्था से जुड़े हुए हर पहलू को कंप्लीट किया गया है। योजना आयोग, नीति आयोग, बैंकों का विलीकरण और RBI कैसे कार्य करती है, रेपो रेट, सेबी, जितनी भी महत्वपूर्ण योजनाएं थी उनके बारे में, पंचवर्षीय योजनाएं, कृषि, जितना भी आपके लिए हरित क्रांतियां, सब कुछ आपका इस वीडियो में कंप्लीट कराया गया है। उम्मीद करता हूं आपको ये पूरी वीडियो पसंद आई होगी। कमेंट करके बताइएगा कि आपको कैसी लगी। अगर आप इस वीडियो की PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिख रहे WhatsApp नंबर पर आप मैसेज करिए, आपको ये PDF मिल जाएगी। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।